बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूरोप के अंदर हालात जो हैं वो थोड़े ज़्यादा ही ख़राब होते चले जा रहे हैं। नेटो ने रशिया को सख्त मैसेजेस जो हैं वो भेजना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको दो ऐसे वाक़यात बताता हूं जो कि हो रहे हैं इस वक्त यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि नेटो ने रशिया को जो है वो बहुत सख्त मैसेजिंग शुरू कर दी है। कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के दी थी कि नेटो कंट्रीज पोलैंड के जरिए यूक्रेन को टैंक्स जो है वो फ्राहम करने जा रही है। पोलैंड के पास इस वक्त T-72 टैंक्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे सोवियत मेड टैंक्स हैं। पोलैंड और यूक्रेन वाले इन टैंक्स को अच्छी तरह से समझते हैं, रशियंस भी इन टैंक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। रशिया ने अपने काफ़ी ज़्यादा T-72 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के अंदर भेजे हुए हैं और यूक्रेन जो है वो इन टैंक्स को अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। पोलैंड के पास T-72 टैंक्स की काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो थी वो मौजूद थी और पोलैंड ने नेटो कंट्री होने के नाते और यूक्रेन का एक हमसाया होने के नाते नेटो कंट्रीज से ये पैक्ट किया। नेटो कंट्रीज को ये यकीन दिलाया कि वो यूक्रेन की टैंक्स के ज़रिए से मदद करेगा। और अब ये बात पोलैंड के वज़ीर आज़म ने जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर दी है कि पोलैंड ने तकरीबन 200 के करीब टैंक्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए और वो सारे के सारे टैंक्स जो हैं वो अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जर्मनी, जिसके पास इस वक्त पुराने सोवियत इरा का असला जो है वो मौजूद है, वो किस तरह से उनके पास मौजूद है, क्योंकि शायद आपको पता हो, शायद आपको याद हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी जो था वो स्प्लिट हो गया था। एक ईस्ट जर्मनी हो गया था और एक वेस्ट जर्मनी हो गया था। वेस्ट जर्मनी जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि नेटो ममालिक का हिस्सा बन गया। ईस्ट जर्मनी जो था वो वार्सा पैक्ट का यानी कि सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। और ईस्ट जर्मनी के पास जो असला था उसके अंदर सोवियत यूनियन के बहुत ज़्यादा जो थे वो मिसाइल्स और उनके पास जहाज और जो टैंक्स जो थे वो सोवियत यूनियन के दिए हुए थे। तभी सोवियत यूनियन ने ईस्ट जर्मनी को MiG-29 जहाज दिए। इस वजह से शायद आपको याद हो कि जब ये दोनों जर्मनी यूनाइट हुए थे, बर्लिन वॉल जो थी उसको गिराया गया था, तो उस वक्त लुफ्तवावे जो कि जर्मन एयरफोर्स का एक नाम है, उसके बाद अमेरिकन और सोवियत दोनों किस्म के असले जो थे वो मौजूद थे। और अमेरिकन ने इन MiG-29 जो कि लुफ्तवावे के पास थे बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प हासिल की थी। अपने पायलट्स को इन जर्मन MiG-29 के अगेंस्ट जो है वो ट्रेन किया था और इन MiG-29 जहाजों के जो लूप होल्स वगैरह जिनको आप कह सकते हैं, उनको अपने पायलट्स को जो है वो उनसे आशना करवाया था। तो एनीवे, इन शॉर्ट ये कि जर्मनी के पास सोवियत इरा का काफी ज्यादा असला मौजूद था और उस असले के अंदर से जर्मनी ने कुछ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो थी BMP-1, BMP-2 वगैरह वो यूक्रेन के हवाले की हैं, जिनको अब रिसेंटली पोलैंड के वजीर आज़म ने जो है वो एडमिट किया कि हमने 200 के करीब टैंक्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले किए हैं। टैंक्स जो है वो पोलैंड ने दिए हैं, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो जर्मनी ने दी हैं। और जर्मनी के पास कहाँ से आई? ईस्ट जर्मनी के पास जो सोवियत इरा का असला था उसके अंदर से जो असला है वो उन्होंने अब यूक्रेन के हवाले किया, क्योंकि यूक्रेन की फौज जो है इस असले को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकती है, इसको समझती भी है और इसको मेंटेन भी रख सकती है। इसके मुताबिक पोलैंड ने तकरीबन 7 बिलियन पोलैंड की जो भी करेंसी है उसका असला जो है वो यूक्रेन को भेज दिया। पोलैंड ने कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स 2C1 जो है वो भी यूक्रेन के हवाले किए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो यूक्रेन के हवाले किए हैं। उसके अलावा पोलैंड ने अपने वॉरमेट ड्रोन्स जो हैं, जो कि कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं, जो कि अमेरिकन स्विच ब्लेड ड्रोन्स के जो है वो मुकाबले में आते हैं। ये छोटे से ड्रोन होते हैं, हाथ से इनको लॉन्च किया जा सकता है या छोटे से कैटापल्ट के जरिए से इनको लॉन्च किया जा सकता है। इन ड्रोन्स का एक ही मकसद होता है कि अपने टारगेट के ऊपर जाके ये जो है वो अपने आप को गिरा देते हैं और इनके आगे जो है वो उन्होंने एक वॉरहेड जो है वो छोटा सा लगाया होता है, अच्छा खासा वॉरहेड होता है, जो कि एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अगर उसके वीकेस्ट पॉइंट पे जाके लगे तो उसको तबाह भी कर सकता है। नॉर्मल छोटे मोटे टैंक्स, नॉर्मल छोटे मोटे ट्रक्स, नॉर्मल छोटे मोटे मिलिट्री व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह को तो ये इजीली तबाह कर देता है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या किसी भी टैंक को अगर ये उसके वीकेस्ट पॉइंट पे जाके लगेगा तो उसको भी ये अच्छा खासा डेंट जो है वो डाल सकता है। तो पोलैंड ने टैंक्स के साथ साथ ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स और ये कामिकाज़ी ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन के हवाले किए हैं। आप इस बात से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने अगर गुरिल्ला वॉरफेयर लड़नी हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे हथियारों की ज़रूरत नहीं रहती। आप इन छोटे हथियारों के ज़रिए से भी अपने दुश्मन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान ज़रूर कर सकते हैं कि आपका दुश्मन जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसको ये जंग जारी रखनी है या उसको इस जंग से पीछे हटना है। जिस तरह से इस वक्त रशिया जो है वो इस जंग से ऑलमोस्ट जो है वो पीछे हट चुका है और उसने अपनी सारी तवज्जो जो है वो डॉनबास रीजन के अंदर मरकूज कर दिया है और रशिया ने अपना कीव के ऊपर कब्जे का जो प्लान था उसको ऑलमोस्ट जो है वो तर्क कर दिया। मैं समझता हूं कि ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब असला देने के साथ साथ नेटो ममालिक ने एक और काम भी शुरू कर दिया। नेटो और इत्तेहादी ममालिक ने मशरकी यूरोप में अपनी सरगर्मियां जो है उनको बढ़ा दिया और सिक्योरिटी के बदलते हुए माहौल में पूरे इत्तेहाद में यानी कि नेटो इत्तेहाद में फौजी मशकें जो है उनको स्टार्ट कर दिया। आपस में एक दूसरे के साथ अपनी तैयारी, सलाहियत और बाहमी ताउन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए नेटो ने बाकायदा मशकों का आगाज किया
है। ये मशकें जो है ये एयर डोमेन के अंदर की जाएंगी, नेवल डोमेन के अंदर की जाएंगी और सरफेस डोमेन के अंदर जो है इनको किया जाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रशिया से किसी भी एंगेजमेंट की सूरत में इन तमाम डोमेन्स में जो तमाम ममालिक की जो सिनर्जी है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो नेटो जो इस वक्त सबसे बड़ा काम कर रही है वो अपनी एयरफोर्स को जो है वो स्विफ्ट तरीके से फॉरवर्ड बेसिस की तरफ लेके जा रही है। देखें, जब आप नॉर्मल हालात के अंदर होते हैं, जंग से दूर होते हैं, तो उस वक्त आपकी प्रिपरेशंस और होती हैं, और जब आप अपने आप को डिप्लॉय कर लेते हैं किसी भी वॉर सिनेरियो के लिए तो उस वक्त आपकी प्रिपरेशंस जो है वो बिल्कुल और हो जाती हैं। तो नेटो ने अपनी एयरफोर्स को स्विफ्टली जो है वो अक्रॉस द नेटो कंट्रीज जो है उनको डिप्लॉय करने का जो एक तजर्बा है उसको मुकम्मल किया, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर खासतौर पर वो रीजन जिनकी सरहद रशिया के साथ मिलती है उन रीजन्स के अंदर अपनी एयरफोर्स को स्विफ्टली जो है वो डिप्लॉय करने का एक तजर्बा उसको कामयाबी से अंजाम दिया। अब ये सिर्फ जहाज ही आपने डिप्लॉय नहीं करने होते, आपने जहाजों के साथ साथ अपना असला, पायलट, जहाजों की लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है वो हर तरीके से आपको फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर पहुंचानी पड़ती हैं, और ये एक आसान काम नहीं होता। अपनी फोर्स डिप्लॉयमेंट जो होती है ये भी एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता है, जिसके ऊपर अब नेटो कंट्रीज ने बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और इसके लिए नेटो कंट्रीज ने 2 से 3 एक्सरसाइजेज जो हैं उनको कंडक्ट किया, और आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये रियल टाइम सिनेरियो जो है उसके अंदर की गई हैं। आपने अपने जो जॉइंट ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर जो है वो मुंतकिल करना होता है, सारी आपने अपनी फोर्स जो है उसको फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर लेके जाना होता है, और अपने सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं उनको आगे फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर डिप्लॉय करना होता है। अभी रिसेंटली नेटो कंट्रीज ने 2 एक्सरसाइजेज कंडक्ट की हैं, जिनके अंदर एक है कोल्ड रिस्पॉन्स और दूसरी का नाम है ब्रिलियंट जंप। ये उन्होंने आर्कटिक रीजन के अंदर जो है वो कंडक्ट की हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की जो इस वक्त जंग चल रही है आर्कटिक के अंदर, उनको भी नेटो ने प्रोटेक्ट करना है, और रशिया जो है उसने अपने इंटरेस्ट को आर्कटिक के अंदर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस वक्त जो आर्कटिक है वो गोल्ड माइन है। वहां से जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो निकलेंगे। जिस कंट्री या जिस इत्तेहाद का आर्कटिक के ऊपर कब्जा होगा वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो इंजॉय करेगा, वो दुनिया को निकाल के इन नेचुरल रिसोर्सेज को बेचेगा और अपनी अपनी इकोनॉमीज जो है उनको वो मजबूत बनाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आर्कटिक के अंदर जो है वो काम करना इतना आसान नहीं है, वहां पे सब जीरो टेम्परेचर्स में आपको जो है वो अपनी फौज को भेजना पड़ता है। गर्मियों में वहां पे हालात जो हैं वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तो सर्दियों में तो वहां पे जो हालात होते हैं उनको तो आप बिल्कुल ही जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मार्च के अंदर ही नॉर्वे में 27 नेटो कंट्रीज ने 30,000 फौजियों के साथ कोल्ड रिस्पांस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। तो 30,000 फौजियों के साथ किसी भी एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेना ये एक बहुत लार्ज स्केल की एक्सरसाइज जो है वो समझी जाती है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि नेटो ने जो है इस वक्त 2 महादों के ऊपर रशिया को तंग करना शुरू कर दिया है। एक तो उसने डायरेक्टली जो है वो यूक्रेन को सोफिस्टिकेटेड असला जो है वो देना शुरू कर दिया है, हैवी असला जो है वो देना शुरू कर दिया है, जैसे कि टैंक्स, इनको आप ऑफेंसिव असला भी कह सकते हैं, जैसे कि सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स, इनको भी आप एक ऑफेंसिव असला कह सकते हैं, डिफेंसिव भी आप कह सकते हैं, लेकिन इनसे आप ऑफेंस पे भी जा सकते हैं। उसके अलावा कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं, और दूसरा ये जो लार्ज स्केल की उन्होंने एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं जिनके अंदर हजारों की तादाद में फौजी शिरकत कर रहे हैं, ये रशिया के लिए एक जो है वो बहुत ज़्यादा वरी वाली बात है। तो देखें आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हालात बदलते हैं। होपफुली आपको इन चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्म रखूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।